व्यूवर्स, जो हम उस दिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, उस सीरीज़ में हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उसको आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। छोटी सी ये वीडियो होने वाली है। 8th क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मेथड्स आर अप्लाइड टू मेज़र द सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी। सप्लाई की इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं? तो इसके बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका परसेंटेज मेथड, दूसरा होता है आपका ज्योमेट्रिक मेथड। देखिए यहाँ पे आपको दिया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस। इलास्टिसिटी क्या होती है? जो भी प्राइस में चेंजेस होते हैं, सप्लाई किसी भी कमोडिटी की सप्लाई में जो चेंज होता है उसके प्राइस की वजह से, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन सप्लाई इन रिस्पॉन्स टू अ प्राइस चेंज। किसी भी कमोडिटी की प्राइस के जो चेंज होता है ना, प्राइस में जो चेंजमेंट आता है उसकी वजह से जो हमारे सप्लाई में चेंज आया वो इलास्टिसिटी हो जाती है। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी मेजर्ड बाय 2 मेथड। 2 मेथड्स होते हैं। पहला आपका होता है परसेंटेज मेथड, जिसमें आपका ये रहा चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे कि आपका जो भी क्वांटिटीज़ पहले सप्लाई होती थी और जो क्वांटिटी अब सप्लाई हो रही है, उनमें जो डिफरेंस आया, जो चेंज आया, वो अपॉन जो प्राइस में चेंज आया वो, इन दोनों का हम डिवाइड कर देंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाएगा। और दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मेथड, जो कि बेसिकली पूछा नहीं जाता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरीके होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं आपकी सप्लाई की इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नाउ 9th क्वेश्चन हो गया आपका, द फॉर्मल डेफिनेशंस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस वॉज प्रोपाउंडेड बाय। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसने दिया था? ये आपका दिया था पॉल सैमुएल्सन ने। किसने दिया था? सैमुएल्सन ने। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। The formal definition of the law of variable proportion was propounded by Paul A. Samuelson. According to him, an increase in some input relative to other fixed input will, in a given state of technology, cause output to increase, but after a point, the extra output resulting from the same addition of extra inputs will become less. In simple words, when more and more units of variable factors are employed with fixed factors, total physical product increases at an increasing rate in the beginning, then increase at a diminishing rate and finally starts falling. ठीक है, स्टार्टिंग में इंक्रीज़ होता है, जो टोटल प्रोडक्ट होता है इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीजिंग रेट, फिर धीरे धीरे करके वो डिमिनिश होने लग जाता है। ये उसका डायग्राम हम देखेंगे। सो देखिए इसमें क्या लगभग होता है। आपका ये एक चार्ट है जिसमें ये हम इसने को फर्स्ट स्टेज में करते हैं, ये आपका सेकंड स्टेज हो गई, ठीक है। ये जो आपका जा रहा है ये चीज़, ये आपका हो गया टोटल प्रोडक्ट। क्या हो गया? टोटल प्रोडक्ट। तो देखिए टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, पहले स्टार्टिंग में तो ये इंक्रीज़ हो रहा है विद इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, कितना स्पीड से इंक्रीज़ हो रहा है ना। सेकेंड स्टेज में ये जाके इंक्रीज़ तो हो रहा है बट कांस्टेंट रिटर्न्स दे रहा है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, उतना स्पीड से नहीं हो रहा। एंड देन जो थर्ड स्टेज आ जाती है आपकी, वहाँ पे ये जब ये एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाता है अपने, यहाँ से फिर ये डिमिनिश होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एक टाइम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद पहले आपको प्रॉफिट होता है, फिर थोड़ा डिमिनिश, जो रेट होता है वो कांस्टेंट पे आता है, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे आ जाता है आपको टोटल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आप देखिए, अब आते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की तरफ। जो मार्जिनल प्रोडक्ट आपको ये जा रहा है एंड देन ये जा रहा है, तो देखिए पहले ये फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, इंक्रीज़ तो हो रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया है मार्जिनल प्रोडक्ट, जहाँ पे इसने एवरेज प्रोडक्ट को क्रॉस किया है, यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है मार्जिनल प्रोडक्ट का, और यहाँ पे वो एवरेज जो प्रोडक्ट है उसको क्रॉस कर रहा है। क्रॉस करने के बाद में ये धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है एंड देन आफ्टर जो थर्ड स्टेज आती है, इसमें ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ से नीचे आके ये क्या हो जाता है, नेगेटिव थर्ड स्टेज में। और यहीं से जो एवरेज प्रोडक्ट आपका ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट से क्रॉस होके जा रहा है, ये डिक्रीज़ तो हो रहा है बट ये नेगेटिव नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चल रहा है।
ये आपका हो गया टोटल प्रोडक्ट, ये आपका हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट, ये हो गया आपका एवरेज प्रोडक्ट। यही हो गया कि एक जो इनपुट्स होता है, आप कितने भी इनपुट्स लगाओगे तो स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, है ना, बट देन आफ्टर धीरे धीरे वो डिमिनिश होना स्टार्ट कर देगा। इसी को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट स्टेज हो गई, इसमें हर चीज़ टोटल प्रोडक्ट भी, टोटल प्रोडक्ट भी, मार्जिनल प्रोडक्ट भी और एवरेज प्रोडक्ट भी, तीनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है विद इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन सेकंड स्टेज में आके जो टोटल प्रोडक्ट है ये इंक्रीज़ हो रहा है बट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल से, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाके एकदम से डिमिनिश होना स्टार्ट कर देता है एंड देन आफ्टर नेगेटिव हो जाता है। और जो एवरेज प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट को क्रॉस करके डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, बट ये नेगेटिव नहीं आता है ना। ये आपका हो गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। किसने दिया था? पॉल सैमुएल्सन ने। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का है, टोटल रिवेन्यू इज़ इक्विवेलेंट टू, आपका जो टोटल रिवेन्यू होता है वो किसके बराबर होता है? कोई भी रिवेन्यू होगा, आपकी जो पैसे आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, उस चीज़ की, किसी भी कमोडिटी के प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है, इन दोनों को आप जब इनटू कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो आपका आएगा वो आपका हो जाएगा टोटल रिवेन्यू। आपने एक सपोज़ कर लो, आपको है ना 20 रुपीज़ वाले पेन चाहिए, ठीक है, आपको 20 रुपीज़ के पेन ख़रीदना है। सपोज़ हम एग्जांपल देते हैं, जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं ना, टीचर्स डे पे टीचर्स को पेन गिफ्ट करना, ऑफ़र करना है, तो आपके पास 5 टीचर हैं, कितने हैं? 5, यानी आपको 5 पेन चाहिए। क्वांटिटी कितनी होगी? 5। प्राइस कितने हैं? 20 रुपीज़ वाले। एक आप पेन ले रहे हो, वो 20 रुपीज़ कॉस्ट करता है, तो 5 पेन आपको कितने का पड़ गया? 100 का हो गया, ठीक है। ये जो 100 आया ये आपका टोटल रिवेन्यू हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन पे भी लिखा हुआ है साफ साफ कि टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ यूनिट है जो आप कमोडिटी ले रहे हैं, जितना आप ले रहे हैं क्वांटिटी वो, और उसका जो प्राइस पर यूनिट है वो, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपको टोटल रिवेन्यू। अच्छा यहाँ पर देखिए आपका क्या एग्जाम्पल लिया है, इफ़ एट अ प्राइस ऑफ ₹10, कोई चीज़ आपकी 10 रुपीज़ की है, आपने उसको 6 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर सोल्ड, आपने 6 कमोडिटीज़ को सोल्ड किया, ठीक है। 10 रुपये की चीज़ है, 6 यूनिट आपने सोल्ड किया, तो कितना हो गया? 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 60, यानी कि ये आ गया आपका रिवेन्यू, ठीक है। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ थी, ये आपके 10 क्वेश्चंस की कंप्लीट हो गई। बहुत जल्द हम दूसरी सीरीज़ भी देखेंगे, और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अब री एग्ज़ाम भी हो रहा है, तो ये सीरीज़ मैं इस टाइम पे चैप्टर वाइज ना करके आपको कोशिश करूँगी कि सारे मिक्सअप क्वेश्चंस की सीरीज़ ऐसी लाती रहूँ ताकि आप लोग की प्रैक्टिस भी होती रहे, और जो लोग दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये हेल्पफुल होगी ही। थैंक यू।